हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इज हिस्ट्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में अंतर। तो आपने ये तो पढ़ रखा है, इससे पहले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के बारे में ही पढ़ा था और आपने हिमालय पर्वत की नदियों के बारे में भी पढ़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय पर्वत की नदियाँ कौन सी होती हैं। तो जो हमने शुरुआत में 3 रिवर सिस्टम पढ़े ना, सबसे पहले हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो 3 रिवर सिस्टम हमने पढ़े, इन 3 रिवर सिस्टम को ही हम बोलते हैं हिमालय पर्वत की नदियाँ। तो हम इसको सिंपल भाषा में यह भी बोल सकते हैं, जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियाँ आती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियाँ आती हैं, सभी नदियों को बोलते हैं हम हिमालय पर्वत की नदियाँ। पहला अंतर देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, ये अपेक्षाकृत कम लंबी होती हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय नदियों की जो लंबाई है वे हिमालय पर्वत की नदियों की तुलना में कम होती है, जबकि हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं इनकी लंबाई अधिक होती है। और आपको मालूम होगा प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत जो नदियाँ हैं वो ये नदियाँ हैं जो हमने इससे पहले जो 2 वीडियो पढ़े थे ना, जिसमें हमने अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ पढ़ा था। तो वे सभी नदियाँ आएंगी और हिमालय पर्वत की नदियों में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो नदियाँ आती हैं वे आएंगी। ठीक है, आप समझ जाना। दूसरा पॉइंट देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इन नदियों में जो जल का मुख्य स्रोत है वर्षा है। ठीक है, जबकि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं इनमें जल का जो मुख्य स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं, एक तो वर्षा है और साथ में ग्लेशियर है। वर्षा तो आप समझ रहे होंगे, जिस समय मानसून का समय होता है या जब वर्षा होती है तो नदियों में पानी तो वर्षा से आ जाता है। लेकिन होता क्या है ना, जब गर्मियों का समय होता है, गर्मियों के समय में ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, ये नदियाँ सूख जाती हैं क्योंकि इनमें जो जल है वो सिर्फ वर्षा का जल है। लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, जब बरसात होता है उस समय तो उनमें वर्षा वर्षा का पानी आता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो, चूंकि मैंने बताया था जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, ये नदियाँ जो हैं वो हिमालय पर्वत से या तो उद्गम होता है इनका, या जो ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय पर्वत से होकर बहती हैं। तो आप मुझे बताइए, हिमालय पर्वत में ग्लेशियर होते हैं बहुत सारे, तो गर्मी के समय क्या होता है कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं। तो ये जो ग्लेशियर पिघलते हैं और ये जो ग्लेशियर का जल है ये जल पहुंच जाता है नदी में, और इस प्रकार से जब गर्मी होती है उस समय भी जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं इन नदियों में पानी रहता है, जबकि गर्मियों में प्रायद्वीपीय नदियां सूख जाती हैं। 2 अंतर ये हो गए। तीसरा अंतर है, विसर्पण नहीं करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इस प्रकार से, विसर्पण मतलब हुआ सांप की तरह इस प्रकार से विसर्पण करना, जैसे सांप चलता है ना इस प्रकार से। लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से सांप चलता है इस प्रकार से विसर्पण करती है। तो तीसरा अंतर हो गया, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सीधी बहती हैं इस प्रकार से, लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं इस प्रकार से, जैसे सांप चलता है ना इस प्रकार से विसर्पण करते हुए, सर्प की तरह, एक सांप की तरह इस प्रकार से बहती हैं। चौथा अंतर देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना इनका जो मार्ग है वो निश्चित होता है। इनका जो मार्ग है यानी कि जिस रास्ते वो बहती हैं वो फिक्स है, इसी रास्ते वो बहेंगी। लेकिन जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं इनका जो मार्ग है वो अनिश्चित होता है। इसके पीछे भी रीज़न है, इनका मार्ग निश्चित इसलिए होता है ना, इसके पीछे रीज़न यह है कि जो इसके पीछे रीजन है वो 5वां पॉइंट है। देखिए, उद्गम से मुहाने तक कठोर चट्टान में प्रवाहित होती हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक कठोर चट्टान में पानी को बहाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो एक फिक्स रास्ते बहेगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो उस कठोर चट्टान का अपर्दन नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो बहुत कम करेगा, तो जो पानी है वो उस फिक्स रास्ते बहेगा। लेकिन हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं ना, इन नदियों में क्या है कि जो उद्गम है मुहाने से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। मैंने बताया था काफ़ी लंबी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि उद्गम जो है मुहाने से काफ़ी दूर होगा। तो अब आप मुझे बताइए, अगर एक नदी काफ़ी दूरी तय करती है तो रास्ते में कठोर चट्टानें भी आती हैं। तो जब नदी कठोर चट्टानों से होकर बहेगी तो हो सकता है कि नदी का मार्ग फिक्स हो, जो उसका रास्ता फिक्स हो। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि चट्टान जो है वो कठोर नहीं होती, चट्टान मुलायम हो जाती है। तो जब चट्टान चट्टान मुलायम होगी तो जो नदी है वो काफ़ी ज़्यादा उस चट्टान का अपर्दन कर देगी। तो इस प्रकार से जो नदी है वो अपना रास्ता बदलने लग जाती है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं ये, इनका जो मार्ग है वो अनिश्चित है। ठीक है, तो अनिश्चित का कारण ये हो गया कि इनका जो उद्गम है मुहाने से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और इनका रीजन ये हो गया, इनका मार्ग निश्चित इसलिए है प्रायद्वीपीय नदियों, क्योंकि उद्गम से मुहाने तक ये जो नदियाँ हैं कठोर चट्टान बहती हैं, और आपको मालूम होगा कि कठोर चट्टान का अपर्दन बहुत कम होता है। तो इसलिए इनका जो रास्ता फिक्स है उसी रास्ते जाएंगी, इनका रास्ता कोई दूसरा नहीं होगा। छठा पॉइंट देखिए यहाँ पर,
पृथ्वी भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी, मैंने आपको बताया था। और जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो यह नाम है गोदावरी। जबकि हिमालय पर्वत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा नदी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है और साथ में हिमालय पर्वत की नदियों में भी सबसे लंबी है नदी है गंगा नदी, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट देखिए इसमें, जो पृथ्वी भारत की नदियां हैं ना, वे अपनी घाटी को लगभग गहरा कर चुकी हैं, जबकि हिमालय पर्वत की नदियां अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं। इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए एक नदी इस प्रकार से बह रही है, इस पर्वत से होकर बह रही है इस प्रकार से, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने किस प्रकार से नदी बहती हुई दिखेगी, तो आप बोलेंगे इस प्रकार से नदी बह रही है आपके सामने से, ठीक है। इस प्रकार से नदी बह रही होगी आपके सामने से, क्योंकि ये तो मैंने बताया कि आप जब खड़े हैं इस प्रकार से आप खड़े हो रखे हैं। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपके सामने किस प्रकार से दिख रहा होगा, तो आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा नदी बहते हुए। तो नदी का गुण किस प्रकार का होता है ना, नदी का एक गुण होता है कि नदी जिस भी रास्ते बहती है उस भाग का अपर्दन करती है। तो जब नदी इस प्रकार से बह रही होगी तो नदी क्या करेगी, इस प्रकार से घाटी का निर्माण करेगी इस भाग का अपर्दन करके। तो इस प्रकार से कुछ समय बाद किस प्रकार से बहने लग जाएगी नदी, कुछ समय बाद जो नदी है इस भाग का अपर्दन करके, इस भाग का अपर्दन करके इस प्रकार से, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो समझ जाना, इस प्रकार से नदी बहने लग जाएगी नीचे की ओर, ठीक है। और नदी ने यहाँ पर एक घाटी का निर्माण कर दिया। और कुछ समय बाद नदी फिर से इसका और अपर्दन करेगी और इसका नीचे की ओर और अपर्दन कर देगी। और कुछ समय बाद नदी इस प्रकार से बहने लग जाएगी फिर, और नीचे की ओर और इसकी घाटी को गहरा कर देगी। और इस प्रकार से नदी इस प्रकार से बहने लग जाएगी और कुछ समय बाद इस घाटी को और गहरा कर देगी। इस प्रकार से नदी ने इस घाटी को और गहरा कर दिया और इस प्रकार से नदी इस प्रकार से बहने लगी। और कुछ समय बाद क्या होगा कि पूरी तरह इस घाटी को गहरा कर दिया होगा नदी ने। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नदी ने अपनी घाटी को पूरी तरह गहरा कर दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है। जैसे एक इंसान जो होता है पहले युवावस्था में होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आ जाता है, उसी प्रकार से नदी का भी होता है। नदी पहले युवावस्था में होती है, उसके बाद कुछ समय बाद प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है। प्रौढ़ावस्था में कब जाती है, जब वो अपनी घाटी का पूरी तरह से लंबवत अपर्दन कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो नदी है वो वृद्धावस्था में भी जाती है, ठीक है। ये आगे जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी इतना जान लीजिए कि जब नदी अपनी घाटी का लंबवत अपर्दन कर रही थी तो नदी युवावस्था में थी। आप बोल सकते हैं कि जब अपनी घाटी का अपर्दन कर रही थी या अपनी घाटी को गहरा कर रही थी तो जो नदी है वो युवावस्था में होती है। और जब नदी अपनी घाटी को पूरी तरह गहरा कर चुकी होती है तो नदी प्रौढ़ावस्था में चली जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो पृथ्वी भारत की नदियाँ हैं वे अपनी घाटी को लगभग गहरा कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी भारत की जो नदियाँ हैं वो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं, ठीक है। जबकि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं वे अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं वो अभी भी अपनी युवावस्था में है। तो आप इससे एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जो पृथ्वी भारत की नदियाँ हैं वे नदियाँ काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हैं। प्राचीन इसलिए क्योंकि नदियों ने अपनी घाटी को लगभग गहरा कर चुके हैं, ठीक है। जबकि हिमालय पर्वत की नदियाँ अपनी घाटी को अभी गहरा कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं अभी नई हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लेना ना, वो मिस हो गया था, वो करेक्शन कर लेना कि जो मैंने आपको बताया ना हिमालय पर्वत की नदियों में सबसे लंबी नदी मैंने गंगा नदी बताया था ना, आप इसमें एक चीज़ लिख लेना कि हिमालय पर्वत की नदियों में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए मैंने बताया था हिमालय पर्वत की नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। हिमालय पर्वत की नदियों में आती हैं गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ। अगर हम यह ना देखें कि नदी कौन से देश में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है वो इंडिया में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है, और सिंधु नदी जो है वो चीन में भी बहती है, अर्थात तिब्बत के पठार से होकर बहती है ना, और इंडिया में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन में भी बहती है और इंडिया में बहती है और बांग्लादेश में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम यह ना देखें कि नदी किस किस देश से होकर बह रही है, अगर हम सिर्फ लेंथ देखें, हिमालय पर्वत की नदियों में
अगर हम देश को नहीं देखते हैं, अगर हम सिर्फ लेंथ देखते हैं, तो सबसे जो लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखिए तो पहला नंबर आता है ब्रह्मपुत्र नदी का। अगर हम देश नहीं देखते, हम सिर्फ लेंथ देखते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य नदी, हाँ, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंदर कई सारी नदियाँ आती हैं, तो इन सभी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र नदी भी तो है, मुख्य नदी जो है, मेन रिवर है। तो अगर हम देश नहीं देखते हैं और हम हिमालय पर्वत की नदियों में सबसे लंबी नदी देखते हैं, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद नंबर आता है सिंधु नदी का, उसके बाद नंबर आता है गंगा नदी का, उसके बाद नंबर आता है सतलज नदी का। और जो सतलज नदी है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस तब हुआ जब हम देश को नहीं देखेंगे, अगर अगर हम सिर्फ लेंथ देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर बताइए, अगर हम बोलें हिमालय पर्वतीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि अगर हम देखें कि सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है हिमालय पर्वत की नदियों में, तो वह नदी है गंगा नदी। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि सिर्फ भारत में बहने वाली नदियाँ देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं अलग से बना देता हूँ स्लाइड। तो भारत में बहने वाली नदियों में देखते हैं, भारत में बहने वाली नदियों की लंबाई, सबसे लंबी जो नदी है भारत में बहने वाली वो है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर सिंधु नदी का। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उसके बाद आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद नंबर आता है गोदावरी नदी का। तो इसमें मैंने प्रायदिभारी नदियों को भी ऐड कर दिया है। इसमें जो हिमालय पर्वतीय नदियाँ तो आई गई हैं, साथ में प्रायदिभारी नदियाँ भी आ गई हैं। गोदावरी के बाद नंबर आता है कृष्णा नदी का। ठीक है, कृष्णा नदी के बाद नंबर आता है ब्रह्मपुत्र नदी का, और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद नंबर आता है महानदी का। ठीक है, तो ये क्रम तब हो गया जब हम सिर्फ भारत में बहने वाली नदियों की लंबाई देखते हैं। सबसे अधिक जो लंबाई है वो गंगा नदी की है, उसके बाद सिंधु नदी की, उसके बाद गोदावरी नदी की, कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की और महानदी की।